हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज सबसे पहले अपन लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में किस तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई जाए जिससे कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं हेडिंग की, तो सबसे पहली आज की हेडिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज को इक्विलिब्रियम में किस तरीके से रखा जाएगा ये हमें देखना है। तो देखिए अगर किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना हो तो हम बोलते हैं कि उस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो है तभी जाके हम चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम केस वाइज पढ़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट केस हम ये समझ लेते हैं कि ये देखिए चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी जाएगी कि जो थर्ड चार्ज है उसको कहाँ रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे या वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम फर्स्ट ये बोल देते हैं कि इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड नेचर इज सेम मतलब हम बोल रहे हैं ये कि मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों सेम है। कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, ये A है, ये B है। हम मान लेते हैं कि ये चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है, तभी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। और इनके नेचर की बात करें तो नेचर भी कैसा है? सेम है, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि थर्ड चार्ज यानी Q0, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं थर्ड चार्ज Q डैश, कि Q डैश को कहाँ रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, सबसे पहले अपन चेक करेंगे। हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है और इस थर्ड चार्ज को हम यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, और ये Q डैश है। अब देखिए इसके कारण सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि फोर्स, इसको P मान लेते हैं। ठीक है, फोर्स ऑन P ड्यू टू A, जो P के ऊपर फोर्स लग रहा है A के कारण, उसकी डायरेक्शन उधर है। अब उसी तरीके से B के कारण देख रहे हैं तो B भी पॉजिटिव नेचर का है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये भी इसको रिपेल करेगा और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इसे हम बोल देंगे फोर्स ऑन P ड्यू टू B। ठीक है, अब देखिए फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो कभी भी, मतलब अगर ये बोल दें कि FPA प्लस FPB की वैल्यू क्या 0 के बराबर आएगी, तो कभी 0 के बराबर नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों का नेचर सेम हो तो हम थर्ड चार्ज को इधर रख ही नहीं सकते हैं। तो फिर थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे? तो थर्ड चार्ज को हम रखेंगे बीच में कहीं। कहाँ रखेंगे? बीच में कहीं रखेंगे। और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो R/2 होगी और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो भी R/2 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो थर्ड चार्ज को हमें बीच में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये चार्ज है Q डैश। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। देखिए ये गलत है, हम रख ही नहीं सकते। अब हम दूसरी चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन P ड्यू टू A, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण इस पर किधर फोर्स लगेगा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन P ड्यू टू B, मतलब B के कारण P पर लगने वाला फोर्स ये आ गया। अब देखिए अगर हम बात करें कि FPA प्लस FPB ये किसके बराबर है? ये नेट फोर्स के बराबर है, यानी F नेट के बराबर है, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि इसको कहीं बीच में ही रखेंगे। ठीक है, तो आप इसके नीचे एक एरो लगाइए और लिखिए ये
कि फोर्स इज ज़ीरो, फोर्स इज ज़ीरो एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ लाइन ए बी, एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ लाइन ए बी, मतलब ए बी के सेंटर पर ही रखेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये तो एक चर्चा हो गई। इसी में एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन नेचर सेम हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं इस बार ये, और ये केस हमारा दूसरा है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड कैसा हो, डिफरेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, और नेचर, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और नेचर की अगर बात कर रहे हैं तो नेचर सेम है। अब नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये चीज़, ये A है और ये B है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट यानी Q1 और Q2, नेचर दोनों का सेम है, या तो प्लस प्लस आप ले सकते हैं या तो माइनस माइनस ले सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है ये। अब हमसे बोल रहा है कि थर्ड चार्ज को आप कहाँ रखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, मिड में तो हम नहीं रख सकते, मिड में हम रख नहीं सकते। यहाँ पे एक चीज़ और हमें याद रखनी होगी कि Q1 और Q2 में बड़ा और छोटा कम है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है। तो देखिए थर्ड चार्ज को हम बीच में ही रखेंगे, जब नेचर सेम होगा तो थर्ड चार्ज को हम बीच में ही रखेंगे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हुआ तो हम उसकी तरफ रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो अगर Q2 का मैग्नीट्यूड कम है मतलब थर्ड चार्ज को हम इस साइड ही कहीं रखेंगे। ठीक है, ये P मान लेते हैं और ये है Q डैश। ठीक है, अब देखिए इधर रखिए, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस x के बराबर है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है आपकी r माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि AP की जो वैल्यू है वो r माइनस एक्स है और यहाँ पे PB की जो वैल्यू है वो x के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि थर्ड चार्ज को हम कितनी दूरी पर रखें, B से कितनी दूरी पर रखें और A से कितनी दूरी पर रखें, ये अब हमें बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। इसके कारण फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसे हम F2 ले लेते हैं, और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसे हम ले लेते हैं F1। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो इधर की डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, यानी कि जो F2 है वो माइनस में है। तो अब हम बोलेंगे कि F1 माइनस F2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, मतलब अगर इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि F1 और F2 आपस में दोनों क्या हैं, बराबर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि F नेट की वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब हम बोलेंगे कि F1 प्लस F2 की वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि F1 और F2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे F1 और F2 की वैल्यू। तो F1 बराबर, तो देखिए F1 है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसके कारण, तो इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स, तो हम लिखेंगे K, यहाँ का चार्ज है Q, यहाँ का चार्ज है Q डैश, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है r माइनस एक्स, तो ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अगर हम F2 की बात करें तो F2 इज इक्वल्स टू, F2 का मतलब इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स, तो ये आ जाएगा K। ठीक है, इसके यहाँ का चार्ज क्या है, Q। ठीक है, सॉरी, ये Q1 है और ये Q2 है, यहाँ का चार्ज है Q डैश, अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जब दोनों आपस में बराबर हैं F1 और F2, तो इन दोनों को हम रख देंगे कि K Q1 Q डैश अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा K Q2 Q डैश अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो देखिए K Q डैश कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या कि Q1 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचा है। ठीक है, अब देखिए अगर वैल्यू दी होगी, यहाँ पे अननोन केवल x है, तो वैल्यू दी होगी तो सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका याद रखिए कि इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कब मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और नेचर सेम हो। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें तो इसमें से कुछ डिफरेंट और ले लेते हैं, देखते हैं और का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बोला कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर अलग अलग हो। नेचर क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, नेचर डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम और नेचर डिफरेंट है, यानी कि ये भी Q है और ये भी Q है लेकिन नेचर अलग है, यानी कि ये डिस्टेंस R, ये A और ये B। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो। ठीक है, तो देखिए थर्ड चार्ज को हम बीच में कहीं रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड चार्ज को मान लीजिए कि आपने यहाँ रखा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर को और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर को। ठीक है, मतलब Q डैश के ऊपर इसके कारण फोर्स लगेगा इधर और इसके कारण भी लगेगा इधर। तो कभी भी F1 प्लस F2 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। मतलब हम बीच में तो रख ही नहीं सकते, हम किनारे कहीं रखेंगे। तो किनारे का मतलब कि हम AB के बाहर कहीं रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे अब ये देखना है। तो देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्यों रख रहे हैं? हम मान ले रहे हैं कि अच्छा हम यहाँ पे रख रहे हैं और ये Q डैश है और ये पॉइंट P है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x के बराबर है। तो इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा जिसे हम मान लेंगे F2। इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा जिसे मान लेंगे F1। बात समझ में आ रही है? एक बात यहाँ को समझाना है आपको कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अलग अलग हो तो हम थर्ड चार्ज को कहीं नहीं रख सकते। कि ये इक्विलिब्रियम में हो। अब एक बार इसको देख लीजिए, अगर इनके बीच की फोर्स की बात की जाए तो F1 इज इक्वल टू K। अब देखिए यहाँ का चार्ज Q है, यहाँ का चार्ज Q डैश है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब A से P की डिस्टेंस R प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा R प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से F2 की बात करें तो ये भी आ जाएगा, इनके बीच फोर्स लग रहा है तो K, ये है Q और ये है Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जो ये ऊपर की वैल्यू है दोनों की सेम है लेकिन जो नीचे की वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, जब ये वैल्यू अलग अलग है तो कभी भी ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़बरदस्ती करना चाहें कि F1 बराबर F2 तो K Q डैश अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q डैश अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखिए R प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो R प्लस एक्स बराबर एक्स। तो देखिए x कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम बोलेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर अलग अलग हो तो हम थर्ड चार्ज को कहीं भी नहीं रख सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? थर्ड चार्ज को हम कहीं भी नहीं रख सकते, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद एक और बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो
और नेचर भी डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट और नेचर भी डिफरेंट दोनों हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोल दें यहाँ पे कि ये A है और ये B है, ठीक है, यहाँ का चार्ज Q1 है और ये Q2 है और ये निगेटिव है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और नेचर भी डिफरेंट है, तो एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, ठीक है। अब चर्चा करेंगे कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ रख सकते हैं। अभी हमने देखा कि अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो हम बीच में तो रख नहीं सकते, तो हमें इसका मतलब है कि A और B के बाहर कहीं रखना होगा, लेकिन कहाँ रखेंगे, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे Q1 जो है वो बड़ा है Q2 से, तो थर्ड चार्ज को हम बाहर रखेंगे तो इसके करीब रखेंगे कि इसके करीब, ये डिपेंड करेगा इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा हम उसी के पास रखेंगे, मतलब थर्ड चार्ज को हम यहाँ पर कहीं रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपको मैग्नीट्यूड देख के ही पता लगाना होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा हम थर्ड चार्ज को उसी के पास रखेंगे। अब मान लीजिए इन यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस x है, ये पॉइंट P, इनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स की बात करें तो Q1 इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो हम मान लेते हैं F1। Q2 इसको नेगेटिव होने के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसे हम मान लेते हैं F2। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए A से P की डिस्टेंस, तो AP की डिस्टेंस जो होगी R प्लस x के बराबर होगी, ठीक है। BP की जो डिस्टेंस होगी वो केवल x के बराबर होगी, ठीक है। BP की जो डिस्टेंस होगी x के बराबर होगी। अब यहाँ से हम सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, तो हम निकालेंगे F1 इज इक्वल्स टू आएगा क्या, K Q1, यहाँ से Q डैश, तो K Q1 Q डैश अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि R प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर F2 की बात करें तो K, अब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो K Q2 और Q डैश अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि अगर सिस्टम को यानी इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी F1 और F2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब F1 के प्लेस पे वैल्यू पुट करें तो देखिए K Q1 डैश अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, F2 की बात करें तो K Q2 डैश अपॉन x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए K से Q डैश ये दोनों आपस में, मतलब K Q डैश आपस में कैंसिल आउट हो गए, Q1 अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन x स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी थी और काफ़ी बेहतर थ्योरी थी, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी, आसानी से एक बार इसे आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड कैसा है और नेचर कैसा है, इसी के ऊपर डिपेंडेंसी जाएगी कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ पर रखें। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। अब इसकी अपन चर्चा करते हैं। पहले ये इरेज कर लें और देखिए, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बेहतर क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं NCERT के और थोड़े बहुत इधर उधर के, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए, सारी की सारी क्वेश्चन की डिपेंडेंसी चली गई है पिछले थ्योरी पे कि आपको ये थ्योरी कितना आता है। बोल क्या रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक चार्ज है, ये A है, ये B है। यहाँ का जो चार्ज दिया गया है ये 16 माइक्रोकुलाम के बराबर है, यहाँ का जो चार्ज है वो -25 माइक्रोकुलाम के बराबर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 9 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है,
अब इसके बाद बोल रहा है कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखें, मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आप ये समझिए कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे 110% हो जाएगा। ठीक है, थर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम सपोज कर लेते हैं Q1 और इसको सपोज कर लेते हैं Q2। यहाँ पे दिया गया है Q2 ग्रेटर देन Q1, ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को कि पहली बात कि मैग्नीट्यूड कैसा है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, यानी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, अगर इसके बाद नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है, तो नेचर भी डिफरेंट है, तो नेचर भी यहाँ पे डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद ये हमें दिमाग लगाना है कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें। तो हम मान लेते हैं लेट थर्ड चार्ज इज Q डैश। थर्ड चार्ज क्या है, Q डैश है। तो फिर हम देखेंगे कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे। देखिए हमने देखा था कि अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो हम बीच में तो रख नहीं सकते, हम रखेंगे या तो इसके इस साइड या तो इसके इस साइड। लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा था कि जिसका मैग्नीट्यूड कम हो हम उसी के साइड रखेंगे। तो देखिए Q1 मैग्नीट्यूड कम है इसका, तो हम इसी के साइड रखेंगे। ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ पर। तो हम पॉइंट मान लेते हैं यहाँ का P है और यहाँ से डिस्टेंस हम मान लेते हैं X है और ये है Q डैश। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये निगेटिव चार्ज है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसे हम मान लेते हैं F2। ठीक है, इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, F2। अब इसकी बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और इसे हम मान लेते हैं F1। ठीक है, अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना है तो हम बोलेंगे F1 और F2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें बारी बारी से कैलकुलेट करनी है F1 और F2 की वैल्यू, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी P से B तक की डिस्टेंस कितनी है, 9 प्लस x के बराबर। P से B तक की डिस्टेंस है ये प्लस ये। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि PB इज इक्वल टू PA प्लस AB, मतलब PA प्लस AB ये होगा। अगर हम PB की बात करें तो PA की वैल्यू कितनी दे रखी है, x प्लस AB की वैल्यू 9, ये हो जाएगी। अब PA की बात करें तो PA की वैल्यू कितनी है, x के बराबर, ये आ गई है डिस्टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे F1 और F2। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे F1 इज इक्वल्स टू, लेकिन F1 और F2 निकालने से पहले Q1 और Q2 भी देख लें। तो Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 माइक्रोकूलाम। तो 16 माइक्रोकूलाम को हम लिखेंगे 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम के बराबर। Q2 की जो वैल्यू आएगी वो लिखा है -25 माइक्रोकूलाम, यानी कि लिखेंगे -25 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान से आप समझिएगा, ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम निकालेंगे F1 और F2। तो यहाँ से देख लेते हैं F1 इज इक्वल टू K। तो F1 किसके कारण है, इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स है। तो F1 इज इक्वल टू K, यहाँ का चार्ज है Q1 और यहाँ का चार्ज है Q2 डैश, ये अपॉन इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है PA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए तो ये आ जाएगा K। चलिए नीचे रखते हैं K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू दे रखी है 16 इंटू 10 की पावर -6, ये इंटू Q डैश, ये आ जाएगा अपॉन PA का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये आ गया। ये आ गई F1 की वैल्यू। इसी तरीके से हम F2 की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे F2 इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे K, यहाँ का चार्ज है Q2, यहाँ का चार्ज है Q डैश, तो ये Q डैश अपॉन P से B की डिस्टेंस है 9 प्लस x या x प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9,
Q2 की वैल्यू देखिए दे रखिए -25 × 10⁻⁶, लेकिन माइनस यहाँ पे हम रखते ही नहीं हैं। फोर्स निकालते वक्त कभी चार्ज का साइन साथ में नहीं रखा जाता है, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड है 25 × 10⁻⁶, ये दे रखा है अपॉन में। अब देखिए अपॉन में हम क्या लिखेंगे, अपॉन में x + 9, तो x + 9 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को, इसको और इसको आपस में अपन इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसे इरेज करते हैं और यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि F1 और F2 आपस में क्या होंगे, बराबर। F1 की वैल्यू देखिए 9 × 10⁹ × 16 × 10⁻⁶ Q डैश अपॉन x², ये दे रखा है, इज इक्वल्स टू F2 की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁹ × 25 × 10⁻⁶ Q डैश, ये दे रखा है अपॉन में x + 9 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। देखिए 9 ये, अब देखिए 10⁻⁶, 10⁻⁶, Q डैश कैंसल आउट हो गए, बचा क्या है 16/x² इज इक्वल्स टू 25 में x + 9 का स्क्वायर, ये बचा है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ लेके जाते हैं और इसको यहाँ लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा x + 9 का होल स्क्वायर अपॉन x², इसको यहाँ भेज रहे हैं और इसको यहाँ, इज इक्वल्स टू 25 ये आ जाएगा 16, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको हम लेके जाते हैं सॉल्व करने के लिए ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए दिया है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इसको एक बार चाहें तो और लिख सकते हैं हम, तो इसको एक बार और लिख लीजिए, ये लिखा है x + 9 अपॉन में कर दीजिए x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, ये कर दीजिए, ठीक है। और इसको लेके आइए यहाँ पे, इसी को यहाँ पे लेके आइए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे लिखा क्या है, x + 9/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, क्या स्क्वायर रूट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x + 9/x इज इक्वल टू रूट में 25/16 आएगा और 25/16 का स्क्वायर रूट 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भी हम लगे हाथ मिटाते चलते हैं, ये भी। अब देखिए यहाँ से आया क्या है, x + 9/x, तो हम यहाँ पे कर देंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो देखिए ये आ जाएगा 4 और x + 9 इज इक्वल टू 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, इसका मल्टीप्लाई करिए 4x प्लस 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 5x, ये आ गया। 4x को आप इधर भेजिए तो 36 बराबर आ जाएगा 5x - 4x, यानी कि ये आ जाएगा x और ये इक्वल टू 36, यानी x की वैल्यू आ गई 36 के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ से इस Q डैश को, मतलब Q डैश वाले चार्ज को 36 मीटर के डिस्टेंस पर अपन रखेंगे। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं, तो ध्यान से समझिए कि न्यूमेरिकल इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, पूरी तरह समझते हुए। अब देखिए ये इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये जो आया है डिस्टेंस, ये आ गई है 36 मीटर के बराबर, ठीक है। हमसे दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक था कि इसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि 16 माइक्रोकूलाम से ये 36 मीटर के डिस्टेंस पर होगा और -25 माइक्रोकूलाम से ये 45 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे तो 45 आएगा, ठीक है। अब बात कर रहा था इसके वैल्यू की, मैग्नीट्यूड की, मतलब Q डैश की वैल्यू अब हमसे पूछ रहा है, तो ध्यान से अब जाके समझिएगा, ठीक है। अब अच्छे से समझिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए कभी भी अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर दें, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर दें, तो हम इसके ऊपर नेट फोर्स
या इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर कर देते हैं। नेट फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर करते हैं, तो हम इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर बोलें कि इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स किधर को होगा, तो देखिए ये इधर की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। हम मान ले रहे हैं इनके बीच लगने वाला फोर्स F2 है, ठीक है। ये अब ख़त्म करते हैं, ये एक समझिए नया क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये है 36 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट P है, चार्ज है Q डैश। अब ठीक है, अगर हम इसके कारण इस पे लगने वाले फोर्स की बात करें कि किधर को लगेगा, तो देखिए ये तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये किधर को फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसके नेचर के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जब नेचर के बारे में पता नहीं है तो हम बस मान लेंगे कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F2 होगा, ठीक है, सॉरी F1 होगा। मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो F1 होगा। और देखिए हम बोलेंगे F नेट एट A इज़ 0, ठीक है। मतलब A पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, यानी कि हम बोल देंगे F नेट इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए F1 और F2 फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, और ध्यान से देखिएगा कि F1 और F2 की वैल्यू आती क्या है। तो देखिए F1 इज इक्वल टू, तो इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स F1 है, तो इनके बीच लगने वाले फोर्स को देखते हैं, तो ये आ जाएगा K, ये है Q डैश, और ये है आपका 16 माइक्रो कूलाम, यानी कि 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर ये आ जाएगा। अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 36 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर F2 की बात करें तो F2 इज इक्वल टू इनके बीच लगने वाला फोर्स, देखिए इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स F2 है, तो ये आ जाएगा K। यहाँ का चार्ज देखिए दिया है 16 माइक्रो कूलाम, यानी 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू, अब इसके बीच यहाँ का चार्ज यानी Q2 ये है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में। अब देखिए इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है 9, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा ऐड करने का क्या मतलब है, हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी नहीं पता है, तो क्या हम इसको अब इधर भेज सकते हैं, मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब F1 के प्लेस पे पुट करिए, तो ये लिखा है Q डैश इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, अब देखिए ये है अपॉन 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस F2 की वैल्यू K इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, अब देखिए ये है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर, K से K कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से Q डैश नहीं होगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहाँ से Q डैश आया क्या है, तो Q डैश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 इंटू 36 लिख सकते हैं, 36 के स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे, इंटू यहाँ देखिए लिखा है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में देखिए ये दिया है 9 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9, अब 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 ये आ गया, तो 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये आ गया Q डैश की वैल्यू, तो इतने कूलाम आ जाएगा, ठीक है। अगर लिखना चाहे माइक्रो कूलाम में तो हम बोलेंगे Q डैश इज इक्वल टू 16,400 माइक्रो कूलाम, ये बोल सकते हैं, क्योंकि 16 इंटू 25 इज 400 कूलाम, सॉरी इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो इसको हमने माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट कर दिया, तो Q2 की वैल्यू आ गई 400 माइक्रो कूलाम। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको पोजीशन देखनी है कि किस पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होगा, यानी चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो हम उसी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं। लेकिन अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछ देता है तो हम इस चार्ज के ऊपर या तो नेट फोर्स 0 कर दें या इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 कर दें, तभी जाके हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये कॉपी करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कॉपी हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, अगर आप चाहें तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो कोई नहीं तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे ये दिया है, ये चार्ज है प्लस क्यू, सॉरी ये प्लस क्यू है, और यहाँ पे चार्ज दिया आपका प्लस क्यू, ठीक है। और बोल रहा है कि एक थर्ड चार्ज क्यू को रख रहे हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू बतानी है, सो दैट द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। बोल रहा है कि क्यू की वैल्यू बताइए जिससे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। ये हमसे बोल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, हमने देखा था कि अगर थर्ड चार्ज की बात करता है और बोले उसकी वैल्यू बताइए, तो हम या तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं, या तो इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0 कर देते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि नेट फोर्स एट बी इज 0, ठीक है। ये हम 0 कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है F2, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है। इस चार्ज का नेचर हमें पता नहीं है, इसीलिए हम बोल देंगे F2। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये हम बोल देते हैं F1, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स F1 है, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स F2 है, ठीक है। यहाँ से F1 के वैल्यू की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो बोलेंगे कि A से B की डिस्टेंस, तो A से B की डिस्टेंस जो है वो AP प्लस PB यानी कि 2R के बराबर है। ये सबको दिख रहा है। P से B की डिस्टेंस जो है वो R के बराबर है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ रहा है F1 की वैल्यू, तो हम बोलेंगे K, यहाँ का चार्ज कितना है Q, यहाँ का चार्ज कितना है Q, तो Q अपॉन यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 2R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर हम बात करें अगर F2 की, तो F2 की वैल्यू आएगी K, फिर इसके बीच में चार्ज, तो KQ, फिर Q अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस R, तो R का स्क्वायर, ठीक है। हमें ये चीज़ पता है कि अगर ये होगा तो इसका मतलब ये है कि F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2 होगा, ठीक है। F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अगर हम F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2 रख रहे हैं, तो F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है Q अपॉन देखिए 2R का स्क्वायर मतलब 4R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे F2 की वैल्यू दे रखी है Q अपॉन, अब देखिए नीचे R, तो ये R का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। R के स्क्वायर से R का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, Q कैंसिल आउट हो गया, और ये बना Q/4, यहाँ Q/4 बचा इज इक्वल्स टू केवल माइनस Q बचा है। तो हमसे Q की वैल्यू पूछा था, तो Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस Q/4, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इसको आप माइनस को यहाँ भेज देंगे तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस Q/4। तो यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है, समझा देंगे आपको। तो इतना आप लोग कॉपी करिए। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 बॉल्स, ठीक है। 2 बॉल्स हैं, अब उन पे बेस्ड प्रॉब्लम हमें देखनी है। तो इसे इरेज कर दें
और फिर ये बेहतर क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो देखिए लिखिए आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू बॉल्स, मतलब 2 बॉल हैं, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा अब वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले एक अपन थ्योरी समझ लेते हैं कि जैसे देखिए ये हमने 11th में पढ़ा था कि जैसे अगर किसी बॉल को यहाँ किसी धागे से या किसी स्ट्रिंग से बांध दें, ठीक है, जिसका मास m है, तो ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, यानी कि एक फोर्स ऊपर लगे और दूसरा फोर्स नीचे लगे, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, हमसे इसमें पूछता है कि टेंशन कितना होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए एक रस्सी में ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम T से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोला जाता है। ये हो गया। अगर इस बॉल का मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ लगेगा m × g यानी mg। ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब T बराबर हो जाता है mg के। अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो T और mg दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि T लगता किधर है, तो T लगता है टूवर्ड्स सस्पेंशन या टूवर्ड्स स्ट्रिंग। ठीक है, टूवर्ड्स सस्पेंशन। अब हम बोलेंगे स्ट्रिंग की तरफ लगता है। अब देखिए इसी पे बेस्ड यहाँ पे प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। 2 चार्ज थे, 2 चार्ज, एक चार्ज ये था, दूसरा चार्ज ये था। ठीक है, हम इसे Q मान लेते हैं, ये भी चार्ज Q है। अब दोनों का मास सेम है, इसका भी मास m है और उसका भी मास m है। ठीक है, दोनों को एक धागे, मतलब 2 अलग अलग धागों से बांधा गया है और इस तरीके से लटका दिया गया है। ठीक है, इसको मीट से कर देते हैं। यहाँ से एक धागा ये गया और दूसरा धागा ये गया, तो इस तरीके से इनको लटकाया गया है। चार्ज इनके Q और Q है। ठीक है, तो देखिए जब इनके चार्ज Q है, नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव नेचर का, ये भी पॉजिटिव नेचर का, तो जब नेचर सेम होता है तो उनके बीच रिपल्सन होता है। ठीक है, तो रिपल्सन अब इनके बीच होगा तो ये कुछ समय बाद इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। कुछ समय बाद इनकी जो पोजीशन रहेगी वो इस तरीके की नज़र आएगी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, मतलब ये जहाँ पे ये बांधा गया है वहाँ से, और ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा, और ये भी जो एंगल बना रहा है वो भी थीटा। ठीक है, अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि ये कितने एंगल पर होगा, मतलब ये दोनों कितने एंगल पर होंगे उसकी बात कर रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि इस धागे में टेंशन कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, और फोर्स कैसा है? रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, क्योंकि चार्ज इनका Q है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, एक फोर्स लगेगा mg, वो नीचे की तरफ लगेगा। अगर इसका मास है m तो mg नीचे की तरफ लगेगा। अगर हम इस टेंशन की बात करें तो इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा T और ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इस तरीके का क्वेश्चन हम 11th में करते हैं, वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इसका कंपोनेंट अपन करते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट करेंगे अपन तो ये जाएगा ऊपर की तरफ ये, और दूसरा कंपोनेंट होता है इस तरफ। ठीक है, मतलब इसके एक इस साइड होता है, दूसरा इस साइड होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगर ये T है तो ये देखो थीटा के साथ कॉस थीटा होता है। आपको याद रखना है कि थीटा के साथ क्या होता है? कॉस थीटा होता है। मतलब अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये होगा कॉस थीटा, लेकिन T के साथ, मतलब ये कंपोनेंट आएगा T कॉस थीटा, और जो थीटा के बगल वाला होता है वो होता है T साइन थीटा। अब इस चीज़ को अभी समझेंगे अपन। देखिए
अगर ये सभी के सभी फोर्सेस आपस में बराबर हों। अच्छा एक चीज़ और रुक गया है कि इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और इसे बोल देंगे अपन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। कंपोनेंट करने के कारण एक टी साइन थीटा इधर को जाएगा, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ रहेगा और एम जी नीचे की तरफ रहेगा। और ये सिस्टम पूरी तरह रेस्ट की पोजीशन में है। रेस्ट की पोजीशन में यानी कि इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर होंगे, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर होंगे। मतलब हम बोलने वाले हैं कि टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ ई के, टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ ई के, और टी कॉस थीटा यानी कि टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी के। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पे देखिए दो अननोन है। एक तो हमसे पूछा है कि टेंशन कितना होगा, दूसरा पूछा है कि एंगल कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए अगर हमसे पूछता है टेंशन तो हम बोलेंगे फॉर टेंशन फोर्स। हम टेंशन के लिए तो यहाँ पे बोलेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकेंड इक्वेशन, ये तरीका है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकेंड इक्वेशन सॉरी ये नहीं करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर, ये तरीका होता है। तो हम बोलेंगे टी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब टी कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, थोड़ा इसको छोटा लिख लें, टी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जुड़ जाएंगे और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देखिए टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए टी स्क्वायर कॉमन, तो टी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ये बचा है। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 आ गया, तो टी स्क्वायर बराबर आ गया एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट जब लेंगे तो t इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ठीक है, तो टेंशन तो हम निकाल लिए, हम यहाँ से टेंशन निकाल लिए कि इसके बीच मतलब जो धागा होगा, जो स्ट्रिंग होगी, उसमें टेंशन कितना होगा, रूट में एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। अगर फोर्स की बात करेंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स हम मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो क्या फोर्स नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। और r ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, ये आपको धागे की लेंथ दे रखी होगी। अगर ये लेंथ दे रखी है और ये थीटा दे रखा है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटिव ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेंथ दे रखी है तो ये आराम से निकल जाएगा, ये लेंथ दे रखी है तो ये आराम से निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वो r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट आपको समझ में आया कि किस तरीके से फोर्स निकलेगा। मेरी बात फिर से ध्यान से समझिएगा कि ये बोल क्या रहा है। बोल रहा था कि जैसे दो बॉल थे, ठीक है, एक के ऊपर चार्ज दूसरे के ऊपर भी चार्ज क्यू था, मतलब दोनों के ऊपर क्यू चार्ज था, दोनों का नेचर सेम था। तो जब नेचर सेम होता है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो हम मान लेते हैं कि ये इतने एंगल पे आके रुक जाता है। ठीक है, अब रुकने का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। जब इतने पे रुकता है तो इस बॉल का मास अगर m था तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर इनका चार्ज q है तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो हम बोल देते हैं कि इनके बीच लगने वाला फोर्स है एफ ई के बराबर। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग में टेंशन होगा T, और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, अगर ये थीटा है, सॉरी अगर ये टेंशन है और ये थीटा है
तो ये कंपोनेंट हो जाता है टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाता है टी साइन थीटा। थीटा के साथ होता है कॉस थीटा और थीटा के बगल वाला जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो एक बात समझ में आ गई कि किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एंगल, कि कितना एंगल बनेगा इनके बीच में, अब उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि फॉर एंगल बिटवीन बॉल्स, अब बॉल्स के बीच में एंगल कितना होगा उसकी बात कर ले रहे हैं। तो हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकेंड इक्वेशन, मतलब पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ ई अपॉन एम जी, ये आ जाएगा। टी से टी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये एफ ई अपॉन एम जी, ये आ गया। अगर थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एफ ई अपॉन एम जी के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये थीटा आ गया तो ये थीटा है, तो अगर दोनों के बीच का एंगल पूछेगा तो यहाँ पे 2 थीटा कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये गिवन है, आप वहाँ से देख लेना, सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन बेहतर है, आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दिया गया है कि इसी तरीके के 2 चार्ज थे, ठीक है, और दोनों को हम सैटेलाइट में रख देते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इफ़ द होल सिस्टम इज टेकन इनटू अ सैटेलाइट देन फाइंड थीटा एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बोल रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन और थीटा क्या होगा इसकी बात कर रहा है। तो देखिए, मान लीजिए पहले दोनों बॉल इस तरीके से रुके पड़े थे, ठीक है। ये धरती के ऊपर था, जब धरती के ऊपर थे तो ये ऐसा था कि दोनों के बीच का एंगल थीटा, चार्ज था इनका Q, इसका भी चार्ज Q, मास था M, यहाँ पे भी मास था M, ठीक है। अब हम इनको लेके चले जाते हैं सैटेलाइट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा था, सब कुछ ठीक है, हाँ। अब इनको जब आप सैटेलाइट में लेके जाएंगे तो देखिए होने क्या वाला है। अच्छा, इनके बीच की लेंथ मान लेते हैं, मतलब ये लेंथ स्ट्रिंग की L और ये भी लेंथ स्ट्रिंग की L है। अब जब सैटेलाइट में लेके जाएंगे तो सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये नीचे की तरफ तो होंगे नहीं, मतलब ये इस तरफ तो होगा नहीं। अब क्या होगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा लेकिन केवल और केवल चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। दोनों सेम नेचर के हैं, तो होगा क्या कि जब सैटेलाइट के अंदर ये इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों चार्ज जो हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे। यहाँ से इसकी लेंथ L है, यहाँ से इसकी लेंथ भी L है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है, यहाँ का चार्ज Q है, यहाँ का भी चार्ज Q है, यहाँ का मास M है, यहाँ का मास M है। अब हमसे पूछ रहा है टेंशन के लिए, तो फॉर टेंशन मतलब इन दोनों के बीच कितना टेंशन लगेगा वो देख रहे हैं। तो जो टेंशन होगा इनके बीच, वो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। तो जो टेंशन फोर्स होगा, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये। अब टेंशन फोर्स यानी कि T इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, तो K, यहाँ का चार्ज है Q, यहाँ का चार्ज है Q, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस L प्लस L यानी 2L का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर के बराबर होगा इनके बीच लगने वाला फोर्स या लगने वाला टेंशन। मतलब इनके बीच का जो टेंशन होगा वो KQ स्क्वायर बाई 4L के स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इनके बीच के एंगल की। तो देखिए इनके बीच का एंगल आपको दिख रहा है 180 के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 180 के बराबर, या बोल देंगे पाई के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए दो चार्ज थे, दोनों चार्ज थे Q, मैग्नीट्यूड Q था, नेचर सेम था,
मास m था। अब दोनों की लेंथ जो थी, मतलब ये स्ट्रिंग है, इनकी लेंथ l थी, ठीक है। दोनों को ग्राउंड पे जब रखा जाता है तो वो किसी एंगल पे होते हैं, ठीक है। फिर इसको उठा के लेके चला जाता है, सैटेलाइट में लेके चला जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो इनके बीच केवल और केवल प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। नेचर सेम होने के कारण ये एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, जब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगी इसके कंपैरिजन में कम। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहेंगे तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इनके बीच लगने वाला टेंशन फोर्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि जो टेंशन होगा वो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, kq²/4 L² के बराबर। और इनके बीच में जो एंगल पूछा है वो एंगल होगा पाई के बराबर या 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल पोर्शन देखा और काफ़ी बेहतर पोर्शन था, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा इसका नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जितना होमवर्क आपको दिया जाता है कोशिश करिए कि उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें। घर पे भी आप पढ़ाई खूब करिए, ठीक है। और जो PDF आपको प्रोवाइड होगी उस PDF में जितने क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिएगा, हम सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।